हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 1B रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपको एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 या इसके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं, इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग इस बात को जानेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में HCF को फाइंड करना होगा और किस क्वेश्चन में LCM को फाइंड करना होगा। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाएगा कि कब आपको HCF फाइंड करना है और कब आपको LCM फाइंड करना है। तो देखिए इस बात को हम लोग आसानी के साथ जान सकते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें HCF को फाइंड करना होगा और किस क्वेश्चन में हमें LCM को फाइंड करना होगा, कुछ रूल्स को फॉलो करके। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन में जो नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है वो नंबर क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर फाइंड किया जाने वाला नंबर क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से छोटा होगा तो इस केस में हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है, इसलिए हम लोग इस केस में HCF को फाइंड करते हैं। और अगर फाइंड किया जाने वाला नंबर क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से बड़ा होगा तो इस केस में हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है, इसलिए इस केस में हम लोग LCM को फाइंड करते हैं। तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि हमें कब HCF को फाइंड करना है और कब LCM को फाइंड करना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये कैसे जानेंगे कि जो फाइंड किया जाने वाला नंबर होगा वो छोटा होगा क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से या फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए इस बात को भी हम लोग आसानी के साथ जान पाएंगे क्वेश्चन को एनालाइज करके। तो चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसे 28 से डिवाइड करने पे हमें 8 रिमाइंडर मिलता है और 32 से डिवाइड करने पे हमें 12 रिमाइंडर मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब x को हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 मिलेगा और जब हम लोग x को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 12 मिलेगा। अब देखिए क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x को 28 एंड 32 से डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए x यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है ना, और 28 एंड 32 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और x डिविडेंड है इसलिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 28 एंड 32 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, तो LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है तो 50% तो इसी में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, बाकी का 50% जो प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें तो पता चल चुका है कि यहाँ पे हम लोग LCM को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं जो डेटा गिवन है पहले। गिवन नंबर्स आर 28 एंड 32 and their respective remainders are 8 and 12। अब हम लोग 28 एंड 32 का LCM फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 7 एंड 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 224। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला स्टेप में फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स। तो देखिए हमारा पहला डिवाइजर क्या है, 28 एंड इस केस में हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 8। तो इसका डिफरेंस मिल जाएगा 20 एंड दूसरा डिवाइजर हमारा है 32 एंड इस केस में हमें रिमाइंडर मिलता है 12। तो इसका भी डिफरेंस हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पे आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे
कि यहाँ पे जो डिफरेंस है डिवाइजर और रिमाइंडर का ये सेम है, यानी कि 20 है। तो जब हमें एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स सेम आए, तो इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, ठीक है ना, उसे फाइंड करने के लिए हम लोग जो एलसीएम फाइंड कर किए हैं उसमें से इस डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 224 माइनस 20 इक्वल्स मिल जाएगा हमें 204। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। बट देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करने के लिए जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने बनाया है, अगर आपको बाय प्रोसेस चाहिए तो वो भी बना दूंगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें अगर आपको जानना है तो। देखिए क्या होता है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है अगर बनाए तो, ठीक है ना। सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बोलें, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसमें 17 इंक्रीज करने पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 468 एंड 520 से। अब देखिए यहाँ पे जो फाइंड किया जाने वाला नंबर है वो नंबर हमारा क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से बड़ा है, इसलिए इस केस में हमें क्या फाइंड करना होगा, डिविडेंड। एंड जब हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम को। इसलिए पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 468 एंड 520 का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन डेटा है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो लिखते हैं गिवन नंबर्स आर 468 एंड 520। अब हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 468 का। तो देखिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 एंड 520 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। अब हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4680। नाउ लेट द required smallest number is x। देखिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर पता तो नहीं है अभी, इसलिए हमने इसे x के टर्म में कंसीडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जब स्मॉलेस्ट नंबर में से 17 को ऐड किया जाता है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 468 एंड 520 से। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 17, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर को क्या माना है x इक्वल्स। अब देखिए ट्विस्ट क्वेश्चन में यहीं पे है कि x प्लस 17 इक्वल्स हम लोग क्या लिखें। तो x प्लस 17 इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं 4680। क्यों लिख सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप कंसीडर कर लीजिए कि आप 2 एंड 3 का एलसीएम निकाल रहे हैं, बस समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा हमारा, 6। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 6 है 2 एंड 3 का एलसीएम वो 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ पे 4680 हमारा एलसीएम है 468 एंड 520 का। तो क्या हम कह सकते हैं कि 468 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 4680, और 520 से भी ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम लोग उस स्मॉलेस्ट यानी कि रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर में 17 को
ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, इस दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है ना। और इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला नंबर क्या है हमारा, ये, इसलिए x प्लस 17 इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 4680। और अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स 4680 माइनस 17, और ये आपको मिल जाएगा 4663। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी कि x जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा क्या हो गया 4663। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें उस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15, 24 एंड 36 से। तो देखिए यहाँ भी हमें डिविडेंड को फाइंड करना होगा, इसलिए इस केस में भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो गिवन है उसे हम लोग लिख लेते हैं, गिवन नंबर्स आर, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 15, 24 एंड 36। अब हम लोग 15 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है 15, 24 एंड 36 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 5। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 इंटू 8, 72 इंटू 5, जो कि आपको मिलेगा 360। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंक करना है। देखिए थिंक क्या करना है, अब यहाँ से हमें उस नंबर को फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15, 24 एंड 36 से, ठीक है ना। और कैसा नंबर होना चाहिए वो, तो वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कि जो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा 9999। अब देखिए अगर कोई नंबर 15, 24 एंड 36 से डिविजिबल है तो वो इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। नाउ वी डिवाइड 9999 बाई 360। तो इसे मैं लिख देता हूँ, ऑन डिवाइडिंग 9999 बाई 360 वी गेट, जब हम लोग 9999 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें 279 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 15, 24 और 36 से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है हमें, आप चेक कर सकते हैं डिवाइड देखे, ठीक है, 9999 को 360 से। तो अगर हम लोग 279 यानी कि इस रिमाइंडर को माइनस कर दें इस नंबर में से, तो माइनस करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 360 या फिर 15, 24 और 36 से, और हमें वही नंबर चाहिए भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, सो नाउ रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट number which is exactly divisible by 15, 24 and 36
इक्वल्स क्या हो जाएगा 9999 माइनस 279 इक्वल्स आपको मिल जाएगा 9720 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें उस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसे 4, 7 एंड 13 से डिवाइड करने पर तीनों ही केस में हमें सेम रिमाइंडर 3 मिलता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ भी हमें डिविडेंड को फाइंड करना है, इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13। तो चलिए पहले लिखते हैं गिवन जो है given numbers are 4, 7 and 13। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 13 इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल्स हमें मिल जाएगा 4 इंटू 7 28 एंड 28 इंटू 13 जो कि हमें मिल जाएगा 364। ठीक है, तो देखिए हमें एलसीएम मिल चुका है 364। नाउ लिखेंगे हम लोग जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है हमारा। ठीक है, नाउ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 9999। अब हम लोग 9999 को डिवाइड करेंगे 364 से। नाउ ऑन डिवाइडिंग 9999 बाई 364 we get 171 as रिमाइंडर। देखिए जब हम लोग 9999 को डिवाइड करेंगे 364 से तो हमें 171 रिमाइंडर मिल जाएगा। नाउ वी नीड 3 as remainder in each केस। अब देखिए हमें सभी केस में यानी कि जब हम 4, 7 एंड 13 से डिवाइड करेंगे 9999 को तो सभी केस में हमें रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए 3। ठीक है ना, तो देखिए जब हमने डिवाइड किया 9999 को 364 यानी कि 4, 7 एंड 13 के एलसीएम से तो हमें 171 रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9999 में तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 364 या 4, 7 एंड 13 से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग 3 को ऐड कर देंगे यानी कि 9999 में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 171 और जो नंबर आएगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नाउ 9999 माइनस 171 इक्वल्स हमें क्या मिल गया 9828 यानी कि 9828 which is exactly divisible by 4, 7 and 13।
देखिए अगर ये 4 7 एंड 13 से डिवाइड है तो 364 से भी डिवाइड हुआ है, या फिर अगर ये 364 से डिवाइड है तो ये 4 7 एंड 13 से भी डिवाइड हुआ, क्योंकि 364 4 7 एंड 13 का एलसीएम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इस केस में अब जो 98 एंड 28 यानी कि 9828 आया, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 4 7 एंड 13 से, बट हमें हर एक केस में 3 रिमाइंडर चाहिए, इसलिए इस रिजल्ट में से यानी कि 9828 में से हमें 3 को ऐड करना होगा। ठीक है ना, सो नाउ रिक्वायर्ड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which is which when divided by 4, 7 and 13 leaves remainder 3 इक्वल्स क्या हो जाएगा 9828 प्लस 3 यानी कि 9831। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें उस लिस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसे 2497 में ऐड करने पर जो सम मिलेगा हमें वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5, 6, 4 एंड 3 से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें डिविडेंड ही फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ भी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे लिखते हैं। तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, किसका, एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 3 का। ठीक है, तो देखिए 5 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 को लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 4 3 12 एंड इंटू 5 इक्वल्स क्या मिल जाएगा हमें 60। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि वो लिस्ट नंबर हमारा x है जिसे 2497 में ऐड करने पर जो सम आता है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 5, 6, 4 एंड 3 से। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं, नाउ लेट x be the required list number which when added with 2497 then the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 एंड 3। देखिए मैं लैंग्वेज भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है ना, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं अगर कुछ दे रहा हूँ तो बेस्ट दूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मैं 4 लाइन ऐसे ही लिख दिया बस हो गया। ठीक है, तो मैं अपने तरह से पूरी कोशिश करता हूँ। अब अगर कुछ कमी रह गया हो तो आप लोग बताएं मुझे, ठीक है ना। तो चलिए खैर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मान लिया हमने कि x वो नंबर है जिसे 2497 में ऐड करने से जो सम आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5, 6, 4 एंड 3 से। ठीक है, सो नाउ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख सकते हैं हम लोग 2497 प्लस
एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स जो भी आएगा यहाँ पे देखा जाएगा। अभी समझिए आप 2497 में जब x को ऐड करेंगे हम लोग या करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5, 6, 4 एंड 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा वैल्यू 2497 प्लस x हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, और अगर ये पूरा वैल्यू डिवाइड होगा 5, 6, 4, 3 से, तो ये वैल्यू डिवाइड होगा इसके एलसीएम से भी, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे हमें x मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, 2497 को पहले 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये रफ वर्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए अगर आप समझ के बनाएंगे ना, बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत मज़ा आता है। तो देखिए 60 से डिवाइड करते हैं 2497 को, तो 4 टाइम्स, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 240, और यहाँ पे देखिए 9, फिर से यहाँ पे आया 7, अब 60 1 टाइम डिवाइड करते हैं तो 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 37। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही पेचीदा सा काम हो जाता है, ठीक ना। क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आंसर तो यहाँ पे 30 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना, बट मेरा काम है आपको समझाना। देखिए वो मैं कैसे करूँगा, आप समझ जाएंगे, बट आप कोशिश करना समझने का। देखो अगर आपको यहाँ पे बस आंसर चाहिए तो ये जो हमारा डिवाइजर है यानी कि 60, इसमें से आप माइनस कर दो 37 और जो मिलेगा वो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 60 में से हमने 37 को माइनस किया तो हमें कितना मिला, 23। इसी नंबर को हमें 2497 में से ऐड कर देना है, तो ऐड करने पे हमें मिलेगा 2520, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा हमारा, 60 से, ठीक है ना। बट ये कैसे हुआ, यही तो समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे हुआ ये। तो देखो इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसा नंबर बताओ जो कि 9 में ऐड करने से वो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आप ये बोलेंगे कि सर बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसे अगर हम 9 में ऐड कर दें तो वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे। बट देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके रिस्पेक्ट में आंसर को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि हम 9 में क्या ऐड करें कि वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो प्रोसेस को थोड़ा समझना। 2 से हम 9 को डिवाइड कर दें तो 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना मिला, 1। अब इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आया इसको आपको माइनस करना है डिवाइजर में। तो देखो 2 में से हमने माइनस किया 1, तो हमें कितना मिला, 1। और इसी रिजल्ट को आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे 9 में या फिर डिविडेंड में, ठीक है। तो 9 में 1 ऐड करने पे कितना आएगा, 10, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से हमारा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो रिमाइंडर आया उसको हमने डिवाइजर में माइनस किया, ठीक है ना, तो हमें कितना मिल गया, 1। और इस रिजल्ट को हमने ऐड कर दिया 9 में से, तो कितना आ गया, 9 में से 1 ऐड करेंगे तो 10, जो कि डिविजिबल हो जाएगा 2 से। देखिए यहाँ भी यही काम हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा है। तो प्रोसेस यही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2497 प्लस एक्स इक्वल्स क्या मिला हमें, 2520, ठीक है ना। तो x फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, 2520 माइनस 2497, जो कि हमें मिल जाएगा 23। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2497 में से हम लोग क्या ऐड कर देंगे, x का वैल्यू 23, तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा हमारा 60 से, यानी कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5, 6, 4 एंड 3 से, ठीक है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, 23।
ये हमारा सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें उस ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जो 43, 91 एंड 183 को इस तरीके से डिवाइड करे कि हमें सभी केसेस में सेम रिमाइंडर मिले। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिविडेंड गिवन है और डिवाइजर फाइंड करने के लिए कहा गया है। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं पहले कि जो हमें गिवन नंबर्स दिए हुए हैं वो है 43, 91 एंड 183। अब देखो हम लोग 43 को लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे मान लेते हैं कि डी हमारा डिवाइजर है, Q1 हमारा कोशिएंट है और R हमारा रिमाइंडर है, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि D कोई नंबर है जो 43 को डिवाइड कर रहा है, Q1 हमें कोशिएंट मिल रहा है और R हमें रिमाइंडर मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग 91 के लिए भी लेमा लिख सकते हैं, D इंटू Q2 प्लस R। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर हमने फिर अगेन डी लिया हुआ है, क्यों? क्योंकि देखो तीनों ही केसेस के लिए जो डिवाइजर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और नंबर अलग अलग हैं तो कोशिएंट तो बदल जाएगा। अगर हमारा डिवाइजर सेम है और उससे अगर हम अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो कोशिएंट बदल जाएगा। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि रिमाइंडर जो है वो तीनों केसेस में ही क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा, इसलिए हम तीनों ही केसेस में रिमाइंडर को आर रखेंगे। ठीक है, अब देखो 183 को हम लोग लिख सकते हैं डी इंटू Q3 प्लस आर। यहाँ भी रिमाइंडर हमारा सेम है और डिवाइजर सेम है। ठीक है, अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या मिलता है हमें। इक्वेशन 2 है हमारा 91 इक्वल्स डी इंटू Q2 प्लस आर, और इक्वेशन 1 है हमारा 43 इक्वल्स डी इंटू Q1 प्लस आर। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये रिमाइंडर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर आर है, और 91 में से 43 जाएगा तो हमें मिलेगा 48 इक्वल्स डी Q2 माइनस डी Q1, और लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग 48 इक्वल्स, देखिए DQ2 एंड DQ1 में D कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा Q2 माइनस Q1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3 वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 3 हमारा है 183 इक्वल्स DQ3 प्लस आर, और इक्वेशन 2 है हमारा 91 इक्वल्स DQ2 प्लस आर। इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 183 माइनस 91 इक्वल्स 92, एंड ये हो जाएगा DQ3 माइनस DQ2, और लिख सकते हैं 92 इक्वल्स, यहाँ भी डी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा Q3 माइनस
Q2। अब हम लोग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 3 में। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग equation 1 from equation 3, then we get, देखो हमारा इक्वेशन 3 है 183 इक्वल्स डी इंटू Q3 प्लस आर, एंड इक्वेशन 1 है हमारा 43 इक्वल्स डी इंटू Q1 प्लस आर। अगेन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी आर का वैल्यू कैंसिल आउट, और 183 में अगर हम लोग 43 को माइनस करें तो हमें मिल जाएगा 140 इक्वल्स डी Q3 माइनस डी Q1, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 140 इक्वल्स डी, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिल जाएगा Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो देखिए हमें कौन कौन सी इक्वेशन मिले उसे हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 48 इक्वल्स डी Q2 माइनस Q1, और हमें मिला 92 इक्वल्स डी Q3 माइनस Q2, और हमें मिला 140 इक्वल्स डी Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब देखिए स्पेस तो थोड़ा यहाँ पे कम है, मैं यहीं पे सेपरेट करके इसे सॉल्व करता हूँ। अब देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए, डी, डिवाइजर का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखिए हमें डिवाइजर का कैसा वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम लोग 48, 92 एंड 140 का HCF फाइंड करेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, 48, 92 एंड 140 का HCF फाइंड करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जो कि होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 92 का हमें मिल जाएगा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 इंटू 23, एंड 140 का हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 5 द 20 इंटू 7, 140। अब देखो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, क्योंकि HCF हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर, जो कि कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, सो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल्स में क्या मिल गया, 4, जो कि हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा ही सेम है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें उस लिस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसे 20 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 14 मिलता है, 25 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 19 मिलता है, 35 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 29 मिलता है, एंड 40 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 34 मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें डिवाइजर दिया हुआ है और डिविडेंड फाइंड करने के लिए कहा गया है, और जब हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, LCM। तो सबसे पहले हम लोग 20, 25, 35 एंड 40 का LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, we have to find LCM of 20, 25, 35 एंड 40। तो चलिए इसका LCM फाइंड करते हैं। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू
5 प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिए। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। एंड 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम इन नंबर्स का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। 2 टू द 4, 2 द 8, 5 द 40, 45 द 200 एंड 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1400। नाउ अब देखिए एलसीएम तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर फाइंड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 में भी बताया था ये बात, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर्स। तो देखिए फर्स्ट केस में जो हमारा डिवाइजर है वो 20 है और रिमाइंडर कितना है 14, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 20 माइनस 14 जो कि कितना मिल जाएगा हमें 6। दूसरा केस में हमें 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करना होगा और इस केस में भी हमें 6 मिलेगा डिफरेंस। तीसरा हमारा डिवाइजर है 35 एंड रिमाइंडर है 29, तो 35 माइनस 29 कर लेते हैं, यहाँ भी हमें डिफरेंस 6 मिल रहा है। चौथा केस में जो हमारा डिवाइजर है वो 40 है और जो रिमाइंडर है वो 34 है, तो इसका भी डिफरेंस हमें 6 मिलेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि सभी केसेस में जो डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर है ये हमें सेम मिल रहा है। और जब हमें डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर सेम मिले और हमें फाइंड करना हो एलसीएम, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, एलसीएम जो हमने फाइंड किया है उसमें से ये जो डिफरेंस ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर है इसे माइनस कर देंगे, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए वो मिल जाएगा। एंड ये 1394 जो कि हमारा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कहा गया है कि एक सेमिनार में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी में वो हैं 60, इंग्लिश में 84 एंड मैथमेटिक्स में 108। फिर आगे हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड को फाइंड करने के लिए कहा गया है अगर प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को बिठाया जाएगा और वो सेम सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला बात तो आप ये समझिए कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तब मिल पाएगा जब हम प्रत्येक रूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि हमें प्रत्येक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिठाना होगा अगर हमें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स मिनिमम चाहिए तो, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं 60, 84 एंड 108। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम इन्हें अलग अलग रूम में बिठा रहे हैं, यानी कि हम इन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब इन नंबर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो अलग अलग रूम्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो ऑब्वियस से बात है कि इन नंबर से तो छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर फाइंड करने के लिए कहा गया है। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है तो उस केस में हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे एचसीएफ को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे 60, 84 एंड 108 का, बट उससे पहले जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसे लिख लेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखिए हमें गिवन है नंबर ऑफ
पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी इक्वल्स 60, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स in English equals 84 and number of participants in mathematics equals 108। अब हम लोग इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिख लेंगे क्योंकि इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। सो 60 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60। 84 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4 3 जा 12 7 जा 84। एंड 108 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 3 जा 108। तो देखिए अब हमें HCF क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12, क्योंकि HCF हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे जो हमें HCF 12 मिला, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक रूम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 12। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर इन ईच रूम मैक्सिमम 12 participants can be seated। अब देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। सो नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ रूम इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के सम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय number of participants in one room। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या हो जाएगा हमारा, 60 प्लस 84 प्लस 108, और इसे डिवाइड देना है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन वन रूम से, जो कि है 12। तो इसका आप सम कीजिएगा तो आपको मिलेगा 252 अपॉन 12, और 12 से 252 को डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 21। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा हमारा, 21। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमें 3 सेट्स ऑफ बुक्स दिए हुए हैं, जिसमें से जो नंबर ऑफ बुक्स हैं इंग्लिश के वो हैं 336, मैथमेटिक्स के 240 एंड साइंस के 96। फिर आगे हमें कहा गया है कि इन बुक्स को इस तरीके से स्टेक किया जाना है कि सभी बुक्स सब्जेक्ट वाइज स्टोर्ड हों और जो हाइट ऑफ इच स्टेक हो वो सेम हो। देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इच स्टेक का मतलब है कि हर एक स्टेक में जो नंबर ऑफ बुक्स होंगे वो सेम होंगे, या हर एक अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ बुक्स होंगे वो सेम होंगे। थोड़ा सा बस यहाँ पे लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे हमें पूछा गया है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे आगे। अब देखिए हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि HCF फाइंड करना होगा या LCM, ठीक है। तो देखिए जो गिवन नंबर ऑफ बुक्स हैं वो है 336, 240 एंड 96।
अब देखिए जितने भी स्टेक्स होंगे वो हमें अभी मालूम नहीं है, बट इन बुक्स को उन स्टेक्स में अरेंज किया जाना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। और जो नंबर ऑफ बुक्स होंगे उन स्टेक में, वो ये ऑब्वियस सा बात है कि गिवन नंबर ऑफ बुक से क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें अरेंज किया जाना है हमें। अब देखिए, और सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया जाना है, ठीक है ना, और जो नंबर ऑफ बुक्स होंगे हर एक अरेंजमेंट में वो भी सेम रहना है। तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि गिवन नंबर्स बड़े हैं और फाइंड किया जाने वाला नंबर हमारा छोटा है। तो डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एच सी एफ ऑफ 336, 240 एंड 96। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो गिवन डेटा है। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इक्वल्स 336, टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल्स है हमारा 240 एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ साइंस वो है 96, ठीक है। अब 336 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे, जो कि होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 240 का फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 96 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 32 इंटू 3 जो कि 96 होगा। अब देखिए एच सी एफ हमें फाइंड करना है 336, 240 एंड 96 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 3। और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जो 4 2 8 2 16 3 48। तो देखिए यहाँ पे जो 48 आया, ये क्या है हमें, ये क्या मिला हमें, तो ये एक स्टेक में जो नंबर ऑफ बुक्स होंगे ना, ये मिला हमें, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर वन स्टेक कंटेन या कंटेन्ड 48 बुक्स। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेक। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो बुक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टेक, ठीक है ना, यानी कि 48 से। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए 336 प्लस 240 प्लस 96, ठीक है। और इसे हमें डिवाइड कर देना है 48 से। तो देखिए इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 336 अपॉन 48 प्लस 240 अपॉन 48 प्लस 96 अपॉन 48। अब इसे कैंसिल करेंगे 48 से 336 को, तो ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 48 से अगर आप कैंसिल करेंगे 240 को, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा एंड 48 से 96 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टेक होगा वो क्या हो जाएगा, 7 + 5 + 2, 7 + 5 + 2, जो कि हमें मिल जाएगा 14। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा सॉल्व हो गया।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 पीसेस ऑफ टिम्बर हैं जिनके लेंथ हैं 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर। फिर इन टिम्बर्स को सेम लेंथ ऑफ प्लैंक में डिवाइड किया जाता है। तो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया है प्रत्येक टिम्बर का, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स फॉर्म्ड होंगे ये भी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें। तो देखिए जो गिवन लेंथ है टिम्बर के वो कितने हैं, 42 मीटर, 49 मीटर एंड 63 मीटर। अब देखिए इन लेंथ्स को डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि ये डिविडेंड है और हमें डिवाइजर को फाइंड करना है। और जब हमें डिवाइजर को फाइंड करना होता है तो हम लोग HCF को फाइंड करते हैं। तो हम लोग 42, 49 एंड 63 का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। गिवन लेंथ्स ऑफ 3 pieces of timber are 42 meter, 49 meter and 63 मीटर्स हैं। अब हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है, तो इन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 42 इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 एंड 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखिए यहाँ से हमें 42, 49 एंड 63 का HCF क्या मिल जाएगा, 7, क्योंकि HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या है हमारा, सिर्फ 7 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें HCF 7 मिल गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा इच प्लैंक का, यानी कि अगर बात करें एक प्लैंक का, तो वो कितना होगा, 7 मीटर। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक इक्वल्स कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ प्लैंक्स भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो देखिए जो गिवन लेंथ है टिम्बर्स के, अगर इन तीनों लेंथ्स के सम को हम लोग डिवाइड कर देंगे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ वन प्लैंक, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है ना, तो लिखते हैं नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, टोटल लेंथ ऑफ टिम्बर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन टिम्बर इक्वल्स, देखिए टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 42 प्लस 49 प्लस 63 अपॉन लेंथ ऑफ वन टिम्बर 7। तो अगर आप 42 प्लस 49 प्लस 63 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 154 अपॉन 7, और 7 से 154 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो गए, 22। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमें 3 डिफरेंट लेंथ्स गिवन है, जो कि हैं 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। फिर आगे हमें कहा गया है कि हमें उस ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को फाइंड करना है जिससे कि ये जो गिवन लेंथ्स हैं ये एग्जैक्टली मेजर किया जा सके। देखिए एग्जैक्टली मेजर किया जा सके का मतलब है कि उस ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ से ये जो गिवन लेंथ्स हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हमारा x है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ x से ये जो गिवन लेंथ्स हैं ये एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो हमारा डिवाइजर है और ये जो गिवन नंबर्स हैं ये डिविडेंड है। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है तो उस केस में हम लोग HCF को फाइंड करते हैं। इसलिए ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके HCF को हम लोग
फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन डेटा है उसे पहले लिखते हैं। गिवन लेंथ आर 7 मीटर, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100 सेंटीमीटर, विच मीन्स 700 सेंटीमीटर। अगला लेंथ है हमारा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसे भी चेंज कर लेते हैं तो 3 इंटू 100 प्लस 85 सेंटीमीटर, विच मीन्स 385 सेंटीमीटर। और एक लेंथ गिवन है जो कि है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 12 इंटू 100 प्लस 95 सेंटीमीटर, विच मीन्स 1295 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें इन नंबर्स के HCF को फाइंड करना है, तो इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो 700 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 5 ज़ा 100 इंटू 7, दैट मीन्स 700। 385 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11, 5 इंटू 7 35 एंड 35 इंटू 11 होता है 385। और 1295 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो 5 इंटू 7 इंटू 37, 5 इंटू 7 35 इंटू 37, दैट मीन्स हमें मिलेगा 1295। तो देखिए हमें यहाँ से HCF क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 7 जो कि आ जाएगा 35। सो द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 28। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिनमें 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स मिले। अब बात आता है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेन्स हैं वो हैं 1001 एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 910 एंड इन नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है स्टूडेंट्स में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइंड किया जाने वाला नंबर होगा वो गिवन नंबर से छोटा होगा। यानी कि जो गिवन नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में ये डिविडेंड हैं और हमें डिवाइजर फाइंड करने के लिए कहा गया है। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो उस केस में हम लोग HCF को फाइंड करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल्स 1001 एंड टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इक्वल्स 910। अब हम लोग इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें HCF फाइंड करना है। तो 1001 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 910 का प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 13 यानी कि 91। सो द रिक्वायर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who receive same
नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स इक्वल्स कितना हो जाएगा 91। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रूम के सीलिंग का डायमेंशन दिया हुआ है जो कि है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। और फिर हमें रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसे इस डायमेंशन वाले सीलिंग के पेवमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा रफ वर्क करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना होगा या LCM फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, मान लेते हैं कि ये हमारा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड वाला डायमेंशन का एक सीलिंग है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि इसमें कम से कम कितने स्क्वायर टाइल्स फिट होंगे। ठीक है ना, इस सीलिंग में ये हमें पता करना है। तो देखिए ये हम कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीलिंग का जो डायमेंशन गिवन है यहाँ से हम इस सीलिंग का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, और किसी तरह अगर हमें एक स्क्वायर टाइल का डायमेंशन मिल जाए तो हम इसका भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने एक स्क्वायर टाइल का एरिया को फाइंड कर लिया और इससे इस पूरे सीलिंग के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बात आता है कि अब हम लोग इस स्क्वायर टाइल के डायमेंशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पूरा सीलिंग है, समझिएगा ध्यान से, ये जो पूरा सीलिंग है इसका जो डायमेंशन गिवन है हमें 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, इससे कम होगा हमारा इस स्क्वायर टाइल का डायमेंशन। ये ऑब्वियस सा बात है। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर्स हैं वो बड़े हैं और फाइंड किया जाने वाला नंबर हमारा छोटा होगा। इसलिए इस केस में हमें क्या फाइंड करना होगा, डिवाइजर। और जब हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है तो इस केस में हम लोग फाइंड करते हैं HCF को। यानी कि ये जो नंबर्स हैं गिवन, हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा। बट इससे पहले देखिए ये नंबर्स मीटर और सेंटीमीटर दोनों में हैं तो इन्हें हमें सेंटीमीटर या मीटर किसी एक यूनिट में चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखते हैं जो गिवन है, लेंथ ऑफ सीलिंग इक्वल्स है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ सीलिंग इक्वल से हमारा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 15 इंटू 100 प्लस 17 सेंटीमीटर जो कि आ जाएगा 1500 17 सेंटीमीटर। और इसे भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100 प्लस 2 सेंटीमीटर जो कि आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इन नंबर्स के HCF को फाइंड करना होगा जिससे कि हमें इस स्क्वायर टाइल के एक डायमेंशन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1517 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा 37 इंटू 41 एंड 902 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 22 इंटू 41। तो HCF हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 41। HCF यहाँ पे मिला 41। इसका मतलब है कि इस स्क्वायर टाइल के एक डायमेंशन
का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमेंशन हमें मिल गया, तो एरिया भी हमें इस स्क्वायर टाइल का मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले एरिया ऑफ सीलिंग फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सीलिंग इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो देखिए 1517 इंटू 902, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 13,68,335, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल को फाइंड करेंगे, जो कि हो जाएगा 41 इंटू 41, जो कि हमें मिल जाएगा 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें लिस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर टाइल को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो देखिए जो एरिया ऑफ सीलिंग है पूरे सीलिंग का, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल से। तो हमें यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, यहाँ पे सेमी स्क्वायर है, तो यूनिट तो कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कितने मिल जाएंगे, तो देखिए जब आप 13,68,335 को डिवाइड करेंगे 1681 से, तो आपको मिल जाएगा 814। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखा है, ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को कर लें। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 मेजरिंग रॉड्स के लेंथ गिवन है, जो कि हैं 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। फिर आगे हमें कहा गया है कि हमें किसी क्लॉथ के उस लिस्ट लेंथ को फाइंड करना है जिसे ये जो गिवन लेंथ है मेजरिंग रॉड्स के, इन लेंथ से एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर किया जा सके। क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि उस क्लॉथ का जो लिस्ट लेंथ है वो x सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो मेजरिंग रॉड्स के लेंथ हैं 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, इन लेंथ से x सेंटीमीटर जो है वो एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो गिवन लेंथ हैं इनसे x सेंटीमीटर का जो लेंथ होगा हमारा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो x यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये जो गिवन नंबर्स हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिवाइजर। और हमें फाइंड क्या करना है, तो x सेंटीमीटर यानी कि डिविडेंड। और जब हमें डिविडेंड फाइंड करना होता है तो इस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर। अब इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64। 80 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 एंड 96 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 एंड 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 96 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें एलसीएम इन नंबर्स का क्या मिल जाएगा, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 5, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64 इंटू 15
और जब आप 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 960। और ये लेंथ हमारे सेंटीमीटर में थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। देखिए फाइंड करने के लिए क्या बोला था हमें, लिस्ट लेंथ ऑफ क्लोथ। तो लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड लिस्ट लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल्स कितना हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर इक्वल्स 9.6 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना है कि ये जो 960 सेंटीमीटर आया ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं इन गिवन नंबर से, तो आप डिवाइड देके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बीप करता है आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, और एक दूसरा डिवाइस है जो बीप करता है आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। फिर आगे हमें इन दोनों डिवाइस के एक साथ बीप करने का टाइम दिया हुआ है जो कि है 10 AM। और फिर हमें ये फाइंड करने के लिए कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम ये दोनों डिवाइस एक साथ कब बीप करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को देखेंगे और जिससे ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इसे लिख देता हूँ रफ वर्क, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक डिवाइस ए है, ठीक है ना, जो बीप करता है आफ्टर एवरी 2 सेकेंड्स। बस यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरवल हम छोटा रखेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। और एक दूसरा डिवाइस है बी जो बीप करता है आफ्टर एवरी 3 सेकेंड्स, ठीक है। और चलिए यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, टाइम ऑफ इंटरवल को इंडिकेट करने के लिए। इस पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम लोग फर्स्ट डिवाइस का जो बीपिंग इंटरवल है, बीप करने का जो टाइम का इंटरवल है वो क्या है, 2 सेकेंड्स, यानी कि हर एक 2 सेकेंड के बाद ये बीप करेगा। तो इसे हम लोग दिखाते हैं कि मान लेते हैं पहला जो डिवाइस हमारा है ए, वो यहाँ पे बीप किया 2 सेकेंड्स पे। फिर इसका पैटर्न क्या है, आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड के बाद ये बीप करेगा, तो यहाँ पे दूसरा बार 4 सेकेंड पे, तीसरा बार 6 सेकेंड पे, चौथा बार 8 सेकेंड पे, पाँचवा बार 10 सेकेंड पे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और मान लेते हैं कि जो डिवाइस बी है इसका जो बीपिंग पैटर्न है उसको हम लोग रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, रेड इंक से। तो देखिए फर्स्ट टाइम ये कब बीप करेगा, 3rd सेकेंड पे, एंड सेकेंड टाइम ये कब बीप करेगा, 6th सेकेंड पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो 6th सेकेंड है ना, ये जो 6th सेकेंड है ये एक ऐसा टाइम इंटरवल है जिस पे दोनों ही डिवाइस एक साथ बीप कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही डिवाइस साइमल्टेनियसली बीप कर रहे हैं 6th सेकेंड पे। और अगर आप इस 6 का रिलेशन देखें 2 and 3 से, तो ये 6 क्या है, तो 2 and 3 का LCM है, यानी कि यहाँ पे 2 and 3 का अगर हम LCM फाइंड करें तो ये क्या रिलेशन दे रहा है, तो ये एक ऐसा रिलेशन दे रहा है जिससे हमें ये मिल जाएगा कि ये दोनों डिवाइस एक साथ कब बीप करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में जो डेटा गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। बारिश हो रही है, ठीक है ना, अभी अभी आ गई बारिश, तो आपको थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो में,
लिखते हैं बीपिंग ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइस इक्वल्स 60 सेकेंड्स। जगह भी काफ़ी कम हो गया, मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। एंड बीपिंग ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड डिवाइस इक्वल से हमारा 62 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों ही डिवाइस के एक साथ बीप करने का टाइम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो अगर 60 एंड 62, यहाँ पे 62 होगा, सॉरी फॉर दैट, अगर 60 एंड 62 का एलसीएम फाइंड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये दोनों जो डिवाइस हैं वो एक साथ कब बीप करेंगे, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 60 एंड 62, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ हमें दिया हुआ है कि ये दोनों डिवाइस एक साथ कब बीप करते हैं, ठीक है ना, 10 AM पे। तो इस बात को भी हम लोग लिख देते हैं, गिवन दैट, ऑल्सो लगा दीजिए यहाँ पे, ऑल्सो गिवन दैट बोथ डिवाइस बीप टुगेदर एट 10 AM, ठीक है ना। अब हम लोग 60 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 62 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 31। अगर एलसीएम फाइंड करें तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 इंटू 31, जो कि हमें मिल जाएगा 1860, ठीक है ना। और ये किस में आएगा, तो सेकंड्स में मिलेगा ये हमें, ठीक है ना। अब अगर इस टाइम को हम लोग सेकंड्स को मिनट में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 60 से डिवाइड देना होगा। तो 1860 बाय 60 कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 31 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट टाइम वो जब एक साथ बीप करते हैं तो ये टाइम तो हमें गिवन है ना कि 10 AM, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम when they will beep together इक्वल्स क्या हो जाएगा, 10:30 AM, सॉरी 10:31 AM, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व हो गया, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज 1B का ना बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे वो चेंज हो रहे हैं आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। फिर आगे हमें कहा गया है कि अगर ये ट्रैफिक लाइट्स साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं, यानी कि एक साथ चेंज होते हैं 8 AM पे, तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो कब साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा ही सेम है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बनाएंगे। तो लिख लेते हैं पहले जो गिवन डेटा है, ठीक है। तो लिखते हैं टाइम इंटरवल्स एट विच दिस ट्रैफिक लाइट्स चेंजेस इक्वल्स क्या क्या है, देखिए 40
8 सेकेंड्स, फिर दूसरा है हमारा 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। अब देखिए, अगर हमें ये जानना है कि ये ट्रैफिक लाइट्स फिर से एक साथ कब चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो अगर इन तीनों नंबर्स के एलसीएम को फाइंड कर दें तो हमें वो रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल्स मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 48, 72 एंड 108 को सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72। एंड 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 3 ज़ा 108, ठीक है। अब एलसीएम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 3 ज़ा 48 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 8 ज़ा 72 रिमेन 7 9 4 ज़ा 36 एंड 7 43, यानी कि यहाँ पे हमें टाइम कितना मिल गया, 432 सेकेंड्स के बाद फिर ये क्या करेंगे, अगेन लाइट करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये जो तीनों हमारा ट्रैफिक लाइट है। अब देखिए, हमें फाइंड कब करना है, तो एक टाइम तो गिवन है 8 AM। अब इसके बाद कब फाइंड करेंगे, इसके बाद कब ये चेंज करेगा, ठीक है ना। तो इस टाइम में से ये जो हम लोग टाइम फाइंड किए हैं इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, मैं आपको दिखा दिया यहाँ पे इसे साइड करके। अब देखिए, इसे मिनट और सेकंड्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, जिसमें कि आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना आपका। तो इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए 432 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 7 प्लस 12, ठीक है ना। इसे मिनट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो 7 मिनट में 7 इंटू 60, तो ये कितना हो गया, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ टाइम when the traffic lights changes simultaneously, या यहाँ पे लिख दीजिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स चेंजेस साइमल्टेनियसली इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए 8 AM पे पहली बार वो लाइट चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम क्या कब हो जाएंगे, तो 8 आवर्स होगा, 7 मिनट होगा और 12 सेकेंड होगा। तो इसे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इतना आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 33। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 6 बेल्स हैं जो एक साथ टॉल कर रहे हैं और फिर ये टॉल करते हैं 2 4 6 8 10 एंड 12 मिनट्स के इंटरवल पे। तो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है कि ये जो बेल्स हैं ये 30 आवर्स में टोटल कितने टाइम्स एक साथ टॉल करेंगे, ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है पहले उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट 6 bells toll together and toll at intervals of 2 4 6 8 10 and 12
मिनट्स। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ये कितने टाइम इंटरवल के बाद एक साथ टॉल करते हैं, और ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम इंटरवल्स दिया हुआ है इसके एलसीएम को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 का प्राइम फैक्टर तो 2 ही हो जाएगा। 4 के लिए प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। 6 के लिए 2 इंटू 3। 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2। 10 के लिए 2 इंटू 5। 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8 3 ज़ा 24 5 ज़ा 120 मिनट्स इक्वल्स लिख सकते हैं 2 आवर्स। अब देखिए ये जो 2 आवर है ये क्या है, तो ये वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद ये जो सभी बेल्स हैं ये एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली टॉल करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम इंटरवल्स when all the bells tolling together इक्वल्स कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। अब हमें नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है कि 30 आवर्स में ये बेल्स एक साथ कितने बार टॉल करेंगे, यानी कि साइमल्टेनियसली कितने बार टॉल करेंगे। सो नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ times in 30 hours when they will toll टूगेदर इक्वल्स कितना हो जाएगा। तो 30 आवर्स में अगर देखिए 2 आवर्स में एक बार टॉल करेगा तो 30 आवर्स में कितना हो जाएगा, तो 30/2 प्लस यहाँ पे 1 होगा। क्यों होगा +1, तो देखिए हमने अभी जो नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड किया कि कितने बार 30 आवर्स में ये टॉल करेगा, ठीक है ना। तो ये हमने 30 आवर्स के अंदर फाइंड किया, यानी कि 30 आवर्स में ये 15 टाइम्स टॉल करेगा। बट ये इनिशियल में भी तो एक बार टॉल किया होगा ना, इनिशियल टाइम में, ठीक है ना। वो यहाँ पे तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा 30 आवर्स में। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो जाएगा, तो 30/2 + 1 इक्वल्स 15 + 1 इक्वल्स 16 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 34 एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।